वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। तो आज चर्चा खास होगी। तो आज का टॉपिक रहेगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। ये अदरवाइज हम कहते हैं BRI प्रोजेक्ट है यो चाइना का। तो इस पे आज बात होगी और साथ ही हाउ इट अफेक्ट्स इंडिया एंड इट्स पिटफॉल्स क्या हैं हुए वर्ल्ड में, जो BRI का प्रोजेक्ट था। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण जोगरा जी। तो मैं पहले इनको ही करूंगा थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे, क्या पॉलिसी है BRI की, क्या प्रोजेक्ट था, क्यों ये लाया गया, इसकी क्या हिस्ट्री है, आगे क्या है, कितना सक्सेसफुल है और हाउ इट अफेक्ट्स इंडियाज जो है, तो जो इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी है उसका। तो मैं डॉक्टर प्रवीण राज जो को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डॉक्टर साहब। धन्यवाद जज साहब। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज्वलंत मुद्दा लेके हम आज आए हैं और ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में शुरू हुआ था। ये चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने शुरू किया था। ये चाइना फ्लैगशिप ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्ट्रेटजी थी, जिसका मकसद था कि दुनिया भर में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, दुनिया भर में व्यापार बढ़ाया जाए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। और कैसे? थ्रू हिस्टोरिकल सिल्क रूट। तो मैं इसको शी जिनपिंग की लेगेसी भी बोलूँगा, क्योंकि 2013 से पहले अमेरिका जो सुपर पावर हुआ करता था, और 2013 से जब से ये सिल्क रूट शुरू हुआ है, तो आज अमेरिका भी मानता है चाइना को एक बहुत बड़ी उभरती बहुत बड़ी पावर। तो अब ये क्या है बेल्ट फोर्स इनिशिएटिव? तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है, ये आपको पता होगा कि जो हिस्ट्री के जानकार हैं कि एक सिल्क रूट हुआ करता था। तो इस रोड इनिशिएटिव का नाम भी है, दूसरे नाम है बेल्ट रोड इनिशिएटिव की, सिल्क रूट कनेक्टिविटी, सिल्क रूट इनिशिएटिव, सिंगल बेल्ट सिंगल रोड इनिशिएटिव और रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग क्या था कि आज से 2000 साल पहले जब भारत में कनिष्क का राज हुआ करता था, तो चाइना की हान डायनेस्टी ने क्या किया कि पूरी चाइना में काफ़ी तादाद में वहाँ रेशम निकलता था, लेकिन वो रेशम का कोई इस्तेमाल नहीं होता था। उनके राजा ने सोचा कि क्यों ना हम इस रेशम का व्यापार यूरोप रशिया तक फैलाएं। तो उन्होंने एक रूट निकाला, दो रूट निकाले। एक था लैंड रूट। तो लैंड रूट जो था वो चाइना से रशिया यूरोप की तरफ चला गया, वो रूट ऑपरेशनल हो गया। दूसरा रूट समुद्र के रास्ते था, वो इंडिया का साउथ से पास होते हुए ये चला गया दोबारा यूरोप में और साउथ एशिया में और दोबारा यूरोप में। तो ये जो दो रूट थे, और उस जमाने में कनिष्क ने जो रोड मार्ग पे आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया था। तो लेकिन ये जो सिल्क रूट है 1500 ईस्वी में इसकी इंपॉर्टेंस कम होगी, क्योंकि उस वक्त दुनिया भर में समुद्र के रास्ते काफी व्यापार किए गए। अब इसी हिस्ट्री का बहाना लेके शी जिनपिंग ने एक नया हिस्ट्री को लिंक बनाया कि हम दोबारा ही ये बॉर्डर रोड इनिशिएटिव कर रहे हैं स्टार्ट। तो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव 2013 में स्टार्ट होता, अगेन उसी पैटर्न पे, एक लैंड वाला और एक समुद्र वाला। तो जो लैंड वाला रूट था उसका नाम था द ओवरलैंड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। तो ये ओवरलैंड सिल्क रोड इकोनॉमिक जो बेल्ट थी, ये चाइना को कनेक्ट करती थी सेंट्रल एशिया के साथ, रशिया के साथ और यूरोप के साथ। थ्रू कैसे? हाईवेज के रास्ते, ब्रॉड हाईवे बनाए गए, रेलवेज बनाई गई और पाइपलाइंस बनाई गई। इसके रास्ते इन्होंने कनेक्ट किया अपने आप को उस रास्ते के साथ। जो दूसरा था, वो जो समुद्र के रास्ते था, उसका नाम है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। तो ये जो मैरीटाइम सिल्क रोड है, जिसका मकसद था कि पानी के रास्ते के समुद्र के रास्ते बनाना, जो रास्ते में पोर्ट आते जाएंगे उनको मददगार बंदरगाह बनाने, और अल्टीमेट एम था कि उन बंदरगाह पे कब्जा करना। तो इसके साथ ये जो समुद्र के रास्ते चाइना कनेक्ट हो गया किसके साथ? साउथ ईस्ट एशिया के साथ, साउथ एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ और उस यूरोप के साथ और कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्री के साथ। तो इस तरह ये पूरी वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया। अब इसका नाम मार्शल प्लान भी था।
जैसा थोड़ा इसके बारे में फिर मैं बताऊंगा कि इसके क्या फायदे नुकसान हैं जी। देखिए जो आपने बात की है ना, ये एक डे ड्रीमिंग कर लो आप, हैं, ये बातें करनी, बस बेसिकली क्या है, चाइना के पास बॉम्ब पोर्ट्स नहीं है अपने, तो अपना जो उसकी सप्लाई चेन है बहुत बड़ी है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, लेकिन उसके पास कोई एक प्रॉपर एक वो सप्लाई चेन जो आना है जाना है, जो उसके पास एक्सपोर्ट करता है इंपोर्ट करता है, जिस सबसे तेल है वो सेंट्रल एशिया से आएगा या कहीं से भी आएगा, जहाँ मिडिल ईस्ट से भी लाना है, वो सारी स्ट्रीट्स इस्तेमाल होती हैं, जो आपको ये मलक्का स्टेट है। तो ये चाहता था कि मैं अल्टरनेटिव एक ये रूट बनाऊं, और ये ज़्यादा कंसंट्रेट इसका क्या था कि ये सेंट्रल एशिया तक पहुंचना, और उसके बाद जो आपने कहा यूरोप तक एक था, और मैरी टाइम पे भी। लेकिन जो इसका पिटफॉल्स इसमें मुझे नहीं लगता ये कभी काम हो जाएगा। एक ड्रीम है और आर बेस जिसकी चाइना की पॉलिसी ली है, एक्सपैंड करना अपने, और ये जो आप कह रहे हैं हम, मैं इसको इस तरीके से पेश करता हूँ, फिर आप इस पर बात करेंगे। देखिए हमारी जो इंडिया को, हाउ इट अफेक्ट्स इंडिया, और इस पे पिटफॉल्स क्या हैं, क्या इंडिया को कोई इससे डरने की जरूरत है? आपने तो कहा यूएस भी इससे, ये इस वन बेल्ट रोड्स जो इनिशिएटिव था, इससे प्रॉब्लम में आया, लेकिन मुझे लगता है इसमें जो आज तक हमने देखा है, पहले आप आ जाओ सी पैक पे, जो ग्वादर तक पहुंचने के लिए इसने, बॉम्ब पोर्ट तक पहुंचने के लिए जे वहां तक पहुंचा, तो मुझे लगता है ये अब भी ऑपरेटिव है फॉर्मली। कितना लंबा 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा इसने बना दिया, कितना पैसा खर्चा, पैसा है चाइना के पास। अच्छा, दूसरा आ जाए हम, जो बाकी कंट्रीज को इसने क्या किया हमारे नेबरहुड में, मुझे देखिए जो कंट्रीज हैं, जो छोटी कंट्री है, इकोनॉमिक जो कली जो जिनका इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी नहीं है, आप अफगानिस्तान भी इस पर लगा सकते हो, वो भी इसमें है, ये पाकिस्तान है, ये नेपाल है, भूटान है, मालदीव आया है, श्रीलंका आया है, म्यांमार आया है, ये सारी कंट्री पे इसने थोड़ा थोड़ा पैसा, तो मैं शॉर्ट बात करूंगा, इसने वो अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। तो हमें जो कंसर्न है मेन, एक तो सी पैक का है, मैं बात करूंगा, क्योंकि सी पैक जो हमारा स्ट्रेटेजिक जो जियो पॉलिटिक्स है, या स्ट्रेटेजिक लोकेशन उस सी पैक की है, अगर हमारे पास साइचन ना हो तो उससे हम नजर रखते हैं इसका जो सी पैक। और एक वो है कि इसने जो एरिया हमारा है बल्तिस्तान का, प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें से निकाला है, हाउ इंडिया इज बीइंग अफेक्टेड, एक वो वाली बात। दूसरी साइड पे हम बात करेंगे सिलीगुड़ी, जो कॉरिडोर है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और जो डोकलाम में इसने किया और लद्दाख में किया, इसका जो कहते हैं ना आयरन फिस्ट, 5 फिंगर्स वो जो हैं, ये सारी मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दूंगा, आप इस पे बात करें। तो ये सारा देखते हुए कि इंडिया को अब इससे क्या इफेक्ट है, और बाकी देखो श्रीलंका वाले भी ट्रैप में फंसे, तो वहां पे भी कुछ नहीं है। नेपाल में भी इन्होंने एक रोड बनाना शुरू किया, और हमें और डोकलाम में जो इन्होंने भूटान के साथ किया, ये सिर्फ एक एक्सपेंशन पॉलिसी के लिए सिर्फ ये इंटरफेरेंस करता है, इंट्रूड करता है, और दूसरी जो कंट्री साथ वाले हैं, नेबरहुड्स हैं, उनको ये अपने ढंग से ये मतलब क्या कहते हैं कि डोमिनेंस दिखाता है। तो डॉक्टर साहब आप और एक्सपैंड करें, तो मैंने बातें करना चाहूंगा कि बेसिकली ये जो चाइना की स्ट्रेटजी थी, इसका था मकसद था चाइना सेंट्रिक ग्लोबल ट्रेड। तो चाइना सेंट्रिक ग्लोबल ट्रेड करना, तो उस वक्त 150 कंट्रीज ने सिग्नेचर किए, 150 और इस वक्त क्योंकि काफी कंट्रीज ने विड्रॉ कर लिया, इटली ने थोड़ी देर पहले, क्योंकि वो भी उस डेब्ट ट्रैप में नहीं आना चाहते थे। तो अब इस वक्त 139 कंट्रीज जो हैं, जो इसका हिस्सा हैं, तो कोई कंट्री छोड़ी नहीं। 2013 में जब शुरू हुआ तो इंडोनेशिया से स्टार्ट किया, काजाकिस्तान में स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, और इनका जो इनिशिएटिव था कि लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे आपने बताया, हमने बताया रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, और डिजिटल नेटवर्क्स, ये इनका जाल बिछाना। और इसके बदले में चाइना ने बोला कि आपको ये लोन देना पड़ेगा, लोन के मुताबिक लेना पड़ेगा, और कंट्री जो है पूरी कंट्रीज इनके झांसे में आ गई। और हुआ ये कि जो इनके जो लोन की शर्तें बहुत ही टफ थी। अब लोन की क्या शर्तें थी
कि जब आपके फिक्स टाइम पे आपने जो प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, हमारा जो है आपको लोन वापस करना है। अगर आप फिक्स टाइम पे वो लोन वापस नहीं करोगे तो हमारा उस प्रोजेक्ट के ऊपर अधिकार हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं दूंगा कि श्रीलंका में हैम्बन टोटा एक बहुत बड़ा वो समुद्री बंदरगाह है जो कि इंडियन ओशन में स्थित है। अब क्या हुआ कि श्रीलंका इनका वो पैसा वापस नहीं कर सका, तो एज पर एग्रीमेंट श्रीलंका ने इसको लीज पे 99 इयर्स को ये बंदरगाह दे दिया। अब क्या हुआ कि चीन का इंडियन ओशन में भी प्रेजेंस हो गया, वो वाला डिफेंसिव वो अब इंडियन ओशन में हो गया। और दूसरा ये था कि इसमें चाइनीज बैंक काफी फल फूले हैं, सारा लोन चाइनीज बैंक के पे था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक ठाक था, और सबसे बड़ी बात इसमें इतनी वो जो पारदर्शिता नहीं थी, सारे के सारे प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी को दिए गए, वहां से भी फायदा लिया, और लेबर भी काफी मात्रा में चाइनीज लगाई गई, इंजीनियर भी को कहते हैं आप, और वहां के लोकल लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। और अब मैं बताऊंगा कि दो चार प्रोजेक्ट जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जैसे जैसे आपने बताया CPEC, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये जो कॉरिडोर है तो ये चाइना के काशगार एरिया से स्टार्ट होता है जो कि जियांजिपिंग प्रोविंस में होता है। उसके बाद ये जाता है खुंजरन पास। खुंजरा पास जो है एक काफी हाई माउंटेन पास है जो पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे है। उसके बाद ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान में, वहां पर हमारी सॉवरेंटी इफेक्ट होती है। बिल्कुल। और गिलगिट बाल्टिस्तान के बाद ये चला जाता है स्कार्दू में, चला जाता है गिलगिट में, चला जाता है, उसके बाद एबटाबाद में चला जाता है, मानशरा में जाता है, और फाइनली इस्लामाबाद में। अब जो जो इस रोड में आ रहे सारे एरिया ने डेवलप कर दिए। इस्लामाबाद के बाद लाहौर, लाहौर को रोड डेवलप कर दिया, इस्लामाबाद लाहौर का रोड काफी डेवलप हो गया, और लाहौर के बाद मुल्तान, लाहौर से मुल्तान की कनेक्टिविटी बड़ी कर दी, रेल से भी वैसे भी, और मुल्तान के बाद ये चली गई सुकोर और फिर क्वेटा, क्वेटा जो कि बलोचिस्तान में है, और फाइनली क्वेटा से जाके ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर पोर्ट। तो ग्वादर पोर्ट क्या है, एक जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन ओशन के ऊपर हिंद महासागर पे कब्जा कर लिया, ग्वादर पोर्ट पे आके इन्होंने अरब की खाड़ी ने अरेबियन सी पे भी चाइना ने कब्जा कर लिया। और इस वक्त हालात ये हैं क्योंकि पाकिस्तान ने भी लोन नहीं खत्म किया है, ऑपरेशंस जो ग्वादर पोर्ट का सारा पाकिस्तान चाइना कर रहा है, तो ऑपरेशनल एजेंसी चाइना है ग्वादर पोर्ट की, और एडमिनिस्ट्रेटिव पाकिस्तान है। और चाइना के पास उसी ग्वादर पोर्ट के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है जहां से दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रूट है, ऑयल शिपिंग रूट है वो। तो इसी तरह से चाइना अब सारा ट्रेड यहां से कर रहा है अपना, इसी ग्वादर पोर्ट से। तो आप देख सकते हैं कैसा इन्होंने जाल बिछाया। अब दूसरा था एक कीनिया, अफ्रीका में क्या किया इन्होंने, बहुत बड़ी रेलवे लाइन बिछा दी, उसका नाम है मोम्बासा नैरोबी रेलवे लाइन कीनिया में। वो इंटरनल, वो कंट्रीज तो बड़ी खुश हो गई, लेकिन क्या हो रहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज की तकरीबन 20-25 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस सिग्नेचर की है और चाइना की एड ली है। अब उन कंट्रीज का जो जीडीपी है 40 to 50% जो है इनके लोन पेमेंट में जा रहा है। उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया और लगता नहीं है आने वाले वक्त में ये गरीब मुल्क उसका लोन रीपे कर पाएंगे और आज आके उधर भी कब्जा होगी। लेकिन अब चाइना ने देखा कि हमें कुछ नुकसान है, अब वो लिमिटेड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जहां उनको वापस पैसा आए। तो ये और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि जो हैम्बन टोटा और सारे ग्रीस का एयरपोर्ट एक समुद्री बंदरगाह है, वो भी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, वो भी इन्होंने कब्जा किया हुआ अपने, तो ग्रीस का जो है। इसी तरह मालदीव के ऊपर भी काफी ज्यादा इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो फाइनली मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या खामियां रही हैं। इसमें खामियां ये रही हैं कि ये दिस इज कॉल्ड डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कि आप 130 कंट्रियों को कर्जे के लोन में दबा दो, लोन तो वो वापस नहीं कर पाएंगे लेकिन आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे, कुछ कोई भी इंटरनेशनल फोरम में वो आपका सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, लोन नहीं रीपे करने के चक्कर में उनके सारे बंदरगाह चाइनीज के ऑक्यूपेशन में है। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इसीलिए अमेरिका भी इस चीज से डरा हुआ है। तो क्योंकि चाइना के पास बहुत पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये कुछ बातें मैंने आपको जैसा बताई कि इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इस मामले में। डॉक्टर साहब जो आपने कही ना बातें, ठीक है, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो होना चाहिए, एक मतलब जहाँ पे देखिए कई बार आपने देखा होगा जो उधार ना दे सके, जो लोन रिपे ना कर सके, तो ठीक है आपने कर लिया, लेकिन हर एक कंट्री की अपनी सॉवरेनिटी है, हर एक डेमोक्रेसी है वहाँ पे।
तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर टिकेगा। और आपने कहा लेबर या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ वहां के इंजीनियर दूसरे तीसरे वो भी अपने हैं, वहां के लोग जैसे आपने देखा बलोचिस्तान में, जो ग्वादर बलोचिस्तान से होके जाएगा ना, ग्वादर तक पहुंचना है, मुझे नहीं लगता इस वक्त फॉर्मली ऑपरेटिव है। जो मैं एक बात करूंगा, आप थोड़ा थोड़ा देखिए, ये इसके बहुत पिटफॉल्स हैं। और ऐसा ही जो आपने कहा श्रीलंका वाला है, ठीक है पैसा देना है, लोगों का नजरें झुकाएंगे, लेकिन नजरें झुकाने वाला आज हुकूमत दूसरी है तीसरी है, मैं आपको बताऊंगा। आप नजरें झुकाने वाले बात करते ना, आज जो कंट्रीज की पॉलिसी है, बांग्लादेश हमारा कितना नेबर में था और हमारी नेबरहुड पॉलिसी भी थी कि फर्स्ट, तो देखिए आज क्या है, आंखें दिखा रहा है वो उधर जाके कह रहा है कि आपकी जो सिस्टर स्टेट्स हैं इसको इनको कोई असेस ही नहीं है, ये लैंड लॉक हो गई हैं, सिलीगुड़ी सिर्फ एक पास है, उसको हम ब्लॉक कर देंगे। ये बहुत ऐसी बातें हैं। मालदीव भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया इंडिया को, जबकि 1984 को एक छोटा सा वहां पे श्रीलंकन एक ग्रुप था, उसने उसके प्रेसिडेंट को वो कर दिया। तो नेपाल जो था, ये देखिए भूटान, नेपाल ने भी उनके साथ एक जो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। लेकिन जो अनरेस्ट इसने की है, जो इस प्रोजेक्ट ने अनरेस्ट की है डिफरेंट कंट्री में, जैसे आपने जिक्र किया, तो हमें मुझे लगता है ज्यादा हमने कंसंट्रेट करना है, जो हमारा जो लद्दाख से शुरू हो जाओ और हम अरुणाचल प्रदेश में, चाहे हमारा वो मैं जाता हूँ कुछ सिलीगुड़ी, जो हम बार बार डोकलाम वाला लेता है कि हम जे बंद कर देंगे, और बांग्लादेश का जो एक इंटर्म गवर्नमेंट का वो भी बोला, तो हमें ज्यादा अल्टरनेटिव जो कालादान प्रोजेक्ट है ना, कालादान रिवर प्रोजेक्ट है, उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप आगे चले, फिर दोबारा बोलना। सब आपने जैसे ठीक बताया कि भारत इस वक्त चारों तरफ से घिर गया हुआ है। जो कंट्रीज हैं नेबरिंग सारी, म्यांमार से लेके श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, सारे डेप्ट ट्रैप में फंसे। और अभी नेपाल को भी समझ नहीं आई, क्योंकि अभी उन्होंने इस रिसेंटली इसी 4-5 महीने 6 महीने पहले ही उन्होंने इस ट्रैप में फंसे हैं, और उनको बहुत बड़े सब्ज बाग दिखाए गए हैं कि सारा नेपाल को, लेकिन नेपाल को पता नहीं था। कुछ कंट्रियां जैसे अभी वापस आ गई हैं, इटली वगैरह, तो नेपाल भी फंस चुका है डेट ट्रैप में। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब इंडिया का पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट रही, और 30 मई को इसी साल बहुत बड़ा एक न्यूज़ में क्या आया, चिकन नेक प्रोजेक्ट। चिकन नेक प्रोजेक्ट कैसे काम आया कि जैसे आपने बताया, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद यूनुस, वो चाइना गए, स्टेटमेंट देते हैं कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया की तो लैंड लॉक्ड हैं, इशारा मारा कि चाइना के साथ मिलकर हम उसको चिकन नेक को कर सकते हैं। तो तब ये लाइमलाइट में आया। उसके जवाब में मैं बताऊं कि जो असम के चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने भी कहा कि अगर आप टारगेट करोगे चिकन नेक एरिया को, तो हम आपके 2 ही चिकन नेक जैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हम उस पर करेंगे अटैक, वो हमारे नेबरहुड में है। तो उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ सर, कि जो 22 किलोमीटर चिकन नेक एरिया, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, इंडिया ने वहां पर बहुत अपनी वो फोर्सेस लगा दी हैं। वहां पर S-400 डिफेंस एयर सिस्टम रख दिया है। और उस एरिया में बंगाल वेस्ट बंगाल में आता है, बंगाल गवर्नमेंट ने भी वहां पर उस एरिया में काफी बंगाल पुलिस की रखी है, ITBP है, BSF है, और पेट्रोलिंग दिन रात चल रही है। और ये चिकन नेक एरिया था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये तब भी स्पॉटलाइट में तब आया जब आपको पता होगा थोड़े साल पहले जब चाइना ने डोकलाम में अपना एक रोड बनाना शुरू किया। अब डोकलाम क्या है? डोकलाम एक प्लेटू है जो कि भूटान, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे है। कुछ एरिया उसका भूटान के पास है, कुछ एरिया उसका चाइना के पास है, और इंडिया का उसमें इसलिए कोई भूटान इंडिया का दोस्त है तो इंडिया का वो है। लेकिन बात यह है कि ये चिकन नेक एरिया से 100 किलोमीटर के दूर पे ये रोड बना रहे थे। बाद में सीज फायर हुआ, बाद में ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। और अब मसला ये हुआ कि चाइना ने क्या किया, चिकन नेक एरिया से 120 किलोमीटर दूर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से 1200 किलोमीटर दूर वर्ल्ड वार 2 का एक पुराना एक एयरबेस था। चाइना की मदद से दोबारा इसको इंस्टॉल कर रहा है, दोबारा इसको तैयार कर रहा है, चाइना की इसी कॉरिडोर के हवाले से वो चाइना तैयार कर रहा है। और तब इंडिया की आई, क्योंकि वो चिकन नेक से 120 किलोमीटर दूर है, वहां से वो चिकन नेक एरिया कर सकते हैं और चाइना का उसमें होल्ड रहेगा। तो इसलिए अब इंडिया का
जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो बदल चुका है और इंडिया अब चिकन नेक की, जैसे आपने बताया, अल्टरनेटिव रूट हम देख रहे बहुत हैं। जरूरी है उस अल्टरनेटिव रूट में मैं आपको बताऊं, गोरखपुर और जो सिलीगुड़ी एक्सप्रेस जो है, वो एक नई वो है, बन रही है, 512 किलोमीटर इंडिया का इनिशिएटिव है। वो जो है वो भी हमें बंगाल से जोड़ेगी। और जैसे आपने बताया कालाधान प्रोजेक्ट है, तो कालाधान प्रोजेक्ट क्या है, मिजोरम को कनेक्ट करना है म्यांमार के सितवे जो सी पोर्ट के साथ। तो भारत को ये ऑल्टरनेटिव ढूंढने ही पड़ेंगे और भारत कर रहा है इसमें काफी मुशक्कत, क्योंकि बांग्लादेश ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया हमें। तो ये काफी दुखदाई चीजें हैं जिस कंट्री को भारत ने आजाद किया मदद करने, अब वो चाइना की मदद से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। और कुछ मुझे तो इशारों में नेपाल की भी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि चाइना जिसपे अपना कर्जा देता है तो वो चाइना की ही बोली बोलता है। और जैसे बात बताया, ये जो एक आपने कहा ना चाइना, जो नेपाल वाला, नेपाल में ये जो लोग वहां पे जागृत हो गए, वो जो देखिए पहले उन्होंने कम्युनिस्ट वहां पे इंटरवीन किया, और वहां पे भी जो डेथ ट्रैप वाली पॉलिसी है, वहां तो काफी इन्होंने, जो आप कह रहे थे, वहां इंटरवीन किया, वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी को जो हर किस्म का सपोर्ट करते थे वहां की जो थी। लेकिन अभी एक इनका और प्रोजेक्ट, उसमें करजन रोड लुबनी वाला एक रोड बना रहे हैं कनेक्टिविटी का। और मैं ये बात कह देता हूँ, ये सारे एक डेथ ट्रैप के। हमें कालाधान प्रोजेक्ट पे, जो आपने कहा सितवे से हो म्यांमार जाएगा, फिर मिजोरम जाएगा, अल्टरनेटिव जो बहुत जरूरी है। और क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जियो पॉलिटिक्स पॉइंट से, और कोई हमारा जो इर्द गिर्द है जैसे है, वर्चुअली हमें कोई खतरा नहीं है जो BRI से। हमें सिर्फ जो इर्द गिर्द इन्होंने जो पैसा लगाया है, जैसे आपने कहा वहां पे अपना वो जो श्रीलंका पे जो पोर्ट है, हेबनटोटा पे, उस पे अपना वो कब्जा कर लिया, मतलब कब्जा किया, या अपना वहां पे नहीं सर, खरीद लिया एग्री। देखिए वहां क्या होगा, अपनी वो वहां पे अपनी फोर्स रख लेगा, अपनी आर्मी रख लेगा, अपनी वहां पे नेवल प्रोजेक्ट कोई अपना वो एस्टेब्लिश कर लेगा। उससे हमें फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन हमें भी ऐसी बात नहीं है, इंडिया उसमें तब हो सकता है जब जो हमारे ये लोग जो हैं, जो नेबरहुड है, ये हम ऐसे इसको काउंटर करें, जो BRI को, अपना जो नेबरहुड पॉलिसी को हम आगे एक्सपेंड करें। और दो तरीके से है, एक तो हम अपनी जियोपॉलिटिक्स, जहाँ जो नेबरहुड पॉलिसी है कि कैसे कंट्रोल करने हैं जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं इनका, जैसे हमने पीछे किया जी लक्षद्वीप को हमने, क्योंकि सारा टूरिज्म मालदीव का उस पर डिपेंडेंट था। तो मालदीव का जो प्रेसिडेंट था वो उल्टी सीधी बातें करता, आर्मी वहां पे हमारी थी, उसको कहता है यहाँ के वी नो डाउट रिक्वायर्स जो आर्मी की आर्मी आउट करो। तो वो सारा देखते हुए, लेकिन जब हमने उनकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी को रोका वहां पे, और लक्षद्वीप को जो सारा टूरिज्म पे ही, टूरिज्म डेस्टिनी पे अपने हमने शुरू कर दी, इस किस्म का जो हमें बहुत जरूरत है इन या BRI प्रोजेक्ट जो हमें इफेक्ट करता है। जैसे बलोचिस्तान में इस वक्त मुझे नहीं लगता ये ऑपरेट हो जाएगा कभी, और CPEC का हमें एक ही है कि ये हमारा एरिया, एक तो एक्साइज चेन उन्होंने आगे ही उस पर कब्जा कर लिया, और जिस CPEC में, मैं आपको बताऊं CPEC का फायदा क्या है पाकिस्तान को। CPEC की वजह से ही बलोचिस्तान आजादी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि चाइना का उधर प्रेजेंस है ना। अगर CPEC नहीं होता, आज जो था बलोचिस्तान कंप्लीट अलग हो गया था। लेकिन क्योंकि चाइनीज फोर्सेस भी हैं उधर, ग्वादार को कर रहे हैं, तो ये बिकॉज ऑफ दिस कॉरिडोर बलोचिस्तान की आजादी में यही एक बहुत बड़ी अड़चन है जो CPEC। थोड़ी मेरी बात, अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। देखिए मैं एक बात बताऊं, चाइना इज कंसर्न विद दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो इकोनॉमिक एक्सपेंशन से, उससे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। अफगानिस्तान के साथ सबसे पहले उसने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, आपने देखा उसने एक रोड जो था बखा कॉरिडोर में, उसने अपना रोड उसके साथ, और सेंट्रल एशिया में कंबाइंड एक्टिविटी चल रही है इकोनॉमिक, वहां पर पूरा एक्सप्लॉइट कर रहा है उनके जो भी वहां पे जो रेयर मिनरल्स हैं या दूसरे उनके रिसोर्सेज हैं, जॉइंट वेंचर चल रहा है। तो ऐसे ही जो आपने बात किया आज़ादी की है, मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ। सबसे पहले जो अगर बलोचिस्तान आज़ाद हुआ जब, तो हो सकता है जो आपने कहा उसको लगेगा, लेकिन मैं बता दूं
चाइनीज मुकाबला नहीं कर सकते। किसका? बलोची पीपल, जो इथनिसिटी उनकी बैकग्राउंड है, बलोच के लड़ाके हैं वो, बिल्कुल वो जैसे अफगाने हैं। जो आप दूसरा ले लो, ये वाला दूसरा, ये साइड वाला जो पुख्तूनवा है, और जो वहां पे दुरंद लाइन के इर्द गिर्द लोग हैं, इनका जाइंट बन चुका है। उसका रीजन ये है कि जो बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट और क्वेटा का इलाका है, हाँ। वो बलूचिस्तान अभी कब्जे में नहीं ले पा रहा है। जब तक कंप्लीट बलूचिस्तान कब्जे में नहीं लेगा तो बलूचिस्तान को आजादी कैसे मिल जाएगी? कुछ एरिया मैं करूंगा जिस दिन चाइना को लगेगा कि हमारा प्रोजेक्ट खतरे में है, हिंड्रेंस है, वो छोड़ देगा पाकिस्तान को, उसको क्या करना पड़ेगा? आप आपकी बात के मैं कंटिन्यू बताऊंगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब 2013 में ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ तो चाइना की जीडीपी 7 to 8% थी, और आज चाइना की जीडीपी 2 से 3% रह गई है। तो चाइना में भी काफी विद्रोह शुरू हो गया है, और कंट्री को भी लगा है कि जिस मकसद के लिए उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि लोन वापस ही नहीं आए हैं, लोन तो वापस आ गए हैं, खाली पोर्ट क्या करने हैं, खाली क्या करने हैं। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था। चाइना की इकोनॉमी जो है वो ढूंढ चलेगी। अभी आपने बात जो इस पे जो, इसलिए अब ये वही राइट टाइम है जब आयरन इज हॉट, और इंडिया को इस वक्त अपनी पोजीशन काफी हाई करनी है। चाइना की गिरती हुई इकोनॉमी को इंडिया ने बड़े पॉजिटिव तरीके से नेबरहुड पॉलिसी अपनी ऐसी बनानी है जिससे कि आस्ता आस्ता इनको एहसास हो कि लॉन्ग टर्म जो है चाइना के साथ रिश्ते ना नेपाल के अच्छे रह सकते हैं, ना बांग्लादेश के अच्छे रह सकते हैं, चाइना के तो पाकिस्तान के तो रहने हैं, लेकिन बाकी किसी मुल्क को कोई फायदा नहीं है उसके साथ लॉन्ग टर्म में। अब वो काफी ज्यादा डेप्थ ट्रैप में फंस चुके हैं। तो अभी मैं बैक करूंगा, अब हिस्ट्री की तरफ आपको ले जाऊंगा। आप देखिए डॉक्टर साहब जी, जो एक हमारा अखंड भारत था, चाहे वो म्यांमार ले लो, श्रीलंका ले लो, नेपाल ले लो, जो भी नेबरहुड कंट्रीज हैं, बांग्लादेश ले लो, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये हमारी एक इथनिसिटी है, हमारा एक कल्चर है, हमसे जुड़ जाता है। लेकिन कभी भी ये जो मंगोलियन रेस, जो चाइनीज लोग हैं, इनके साथ कभी नहीं। अगर एक और मैं आगे ऐड कर रहा हूँ, जल्दी मैं कह रहा हूँ, देखिए तिब्बत एक पीसफुल जो दलाई लामा थे, उनका क्या हालत किया। जो भी पीस में रहते हैं लोग, चाइना ने कैसे अपना वो जो सिस्टम, अभी जो हुकूमत है, कैसे है रेवोल्यूशन, और वो उसकी हर वक्त जो आपने देखा नेहरू के टाइम पे हम पंचशील की बात करते थे, पीस करते थे, हिंदी चाइना बाई वे, उसने बैक स्टैप किया और हमारा सही चिन्ह भी ले लिया। और हर वक्त जो अरुणाचल प्रदेश को तामांग कहता है, जबकि क्लियर कट पॉलिसी है, और 3 लाइनें हैं जो मैकडोनाल्ड, एक वो है वहां पे, एक दूसरी अभी ये जो ये वाली लाइन है, जो पहले वाली लाइन थी ये मैकमोहन, अभी भी उनको भी अभी पुरानी बातें हो चुकी हैं, उनको भी डिस्प्यूट किए जा रहे हैं। तो ही जो चाइना का है ना, जो आप जो पॉलिसी हर वक्त रही है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, तो ये लोग हमारे से जुड़ सकते हैं, लेकिन चाइना के साथ वो वाला ठहरे। इनकी हिस्ट्री डिस्टर्बेंस क्रिएटर की, मैंने जैसे आज बात की थी वो एंशिएंट सिल्क रूट की, जो कि 1500 साल रहा। सर उसी सिल्क रूट के रास्ते पूरी दुनिया, पूरे एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बुद्धिज्म वहीं से स्प्रेड हुआ। उसी अगर वो रूट नहीं होता तो शायद इतना स्प्रेड नहीं होता। ये हिस्ट्री गवाह है, इट इज डॉक्यूमेंटेड। बिकॉज ऑफ दिस रूट उनके जो प्रचारक थे इस एरिया में, इंडिया में, जो प्रेजेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, ये सारा बुद्धिज्म की तो आप बात कर सकते हो ना, क्रिश्चियनिटी की भी। मतलब बुद्धिज्म जो जहाँ पे हुआ सेंट्रल एशिया में गया, जहाँ पे तो काफी रिलीजन्स का भी स्प्रेड किया है, सेंटर इंडिया से गया है। अगर आप कहोगे तो बुद्धिज्म की बात मैं करता हूँ, लेकिन मैं ये जो इसका ड्रीम है, ये डे ड्रीमिंग वाला प्रोजेक्ट है, मुझे लगता कि बॉन्ड वेल्ट ये जो आपने पहले कहा ऑपरेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, कुछ इसने मैरीटाइम जोड़ दिया, ये एक समझो उस सिल्क रूट का ये जो ख्वाब रह रहे हैं कि ये सिर्फ एक है चाइनीज कंपनी, एक डायरेक्ट ट्रैप है। और इस जो वीक कंट्रीज हैं, जो छोटी कंट्रीज हैं, जिनकी इकोनॉमिक पोजीशन ठीक नहीं है, उनको समझना चाहिए, और हमें हमारा अपना डिफेंस और हमारा नेबरहुड पॉलिसी है, उसमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। और हमें, मुझे लगता है कि जो हमारा कालादान प्रोजेक्ट है सिलीगुड़ी पे, डोकलाम सिलीगुड़ी
और ये गालवान जो लद्दाख में है, जो ये कहता है आयरन फिस्ट है, इस पे कंसर्न, और गवादर वाला, इस पे देखना चाहिए। और जो आपने कहा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कभी चाइनीज की सपोर्ट नहीं लेगा और चाइनीज को कभी सपोर्ट नहीं देगा। वहां आज़ादी होनी ही होनी है, और सबसे पहले मान्यता जो रिकॉग्नाइज करेगा वो चाइना, क्योंकि वहां पे बहुत से रेयर मिनरल्स हैं जो अफगानिस्तान में है, वैसा ही वहां पे है, जो उनके साथ अच्छे रिलेशन में रहेगा। देखो सर, डॉक्टर साहब आप बलूचिस्तान की बात की आपने, जो पाकिस्तान का जो 44% लैंड जो है बलूचिस्तान में है, हाँ। और सबसे रिच स्टेट है। जैसे आपका खनिज है, गोल्ड है, बहुत कुछ है वहां पर, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं, कुछ नहीं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर बलूचिस्तान को चाइना नहीं सपोर्ट करता तो उनका तो ये प्रोजेक्ट खत्म, बिल्कुल, क्योंकि उनको बलूचिस्तान तो ऑलरेडी आपने पिछले साल देखा कितने चाइनीज इन्होंने मार दिए, इंजीनियर मार दिए, वो मार दिए, वो भी नहीं देंगे जब बलूचिस्तान। तो सर मैं फ्यूचर की बात करूंगा कि जो आज चाइना क्या देख रहा है, चाइना ने थोड़े पैर खींचे हैं इस प्रोजेक्ट से, लिमिटेड प्रोजेक्ट का, लेकिन अब चाइना नई चाल चली है, अब वो डिजिटल सिल्क रूट बना रहा है, ये उनका नया सोचा है, क्योंकि डिजिटल सिल्क रूट में ज्यादा पैसा नहीं लगते हैं। ये सारी कंट्रीज को जो इसके 139 मेंबर्स हैं इनको डिजिटली अब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आने वाले वक्त में ऑनलाइन जो सप्लाई चेन बना रहा है डिजिटल सिल्क रूट का, जो डिजिटल तभी हो गया ना, ऑनलाइन सप्लाई चेन। तो हम लोग एंशिएंट सिल्क रूट से तो चले गए लैंडलाइन सिल्क रूट से, फिर हम चले गए मैरीटाइम स्मूथ रूट से, अब डिजिटल सिल्क रूट पे जा रहे हैं। तो ये सारा ठीक है, पैसा है उसके पास, और उसकी चाइनीज कंपनी कैपिटलिज्म वहां पे है, और जो देखिए कैपिटलिज्म जो वहां पे है ना उनका, उसकी डिक्टेटरशिप है, जो सारी कैपिटल स्टेट के पास है, लेकिन उसकी डिक्टेटरशिप है। आम आदमी जो है ना वहां पे, वो सारा वो लेबर पे डिपेंडेंट है, सस्ती लेबर है वहां पे, इसलिए ये सारे जो आप कहते हो ना, जो उसने जो एक आप कह सकते हो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी नकली जो उसने जो किया है, आज जो आपने देख लिया, जो हमारे इंडिया जो पीछे हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसमें हमने देख लिया कि इनके जो दिए हुए जो वेपन्स थे, जहाँ आर्म्स थे, उनका क्या हाल हुआ, क्या लो ग्रेड जानबूझ के दिए थे पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है कि हम डॉक्टर साहब कंक्लूड करो कि हाउ आप क्या इन कंट्रीज को आप गाइड करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं हम लोगों को? अब कंक्लूड ये करना चाहता हूँ कि जो कंट्रीज इस डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं वो बहुत पछता रही हैं, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें, क्योंकि उनका 42% जीडीपी उनके लोन खत्म करने में मिल रहा है, और उनको ये भी डर है कि अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट नहीं दे कर पाएंगे इनका लोन तो ये चीज़ें इन्हीं के कंट्रोल में आ जाएंगी। तो नई कंट्रीज जैसे नेपाल के, मुझे बड़ी हैरान हूँ कैसे फंस गया इस डेब्ट, कैसे फंस गया, उसको नहीं पता क्या हाल हुआ, लेकिन ये एक किस्म का वो कहते सब्ज बाग दिखाता है चाइना को। लेकिन मुझे लगता है हाँ, यूरोपियन कंट्रीज सब वापस आ गए हैं, सारा उन्हें विड्रॉ कर लिया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज थे, लेकिन रशिया ने काफ़ी फायदा लिया। आपने देखा होगा इस इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट में रशिया बिल्कुल म्यूट रहा, और क्योंकि वो चाइना का सपोर्टर रहा तो चाइना के साथ ही सिग्नेचर है, चाइना में भी उन्होंने एक रेलवे लाइन बिछाई है, चाइना ने उधर रशिया में यूरोप रशियन रेलवे लाइन। तो आने वाले वक्त में चाइना को है कभी भी आप उसको लाइटली नहीं लेना है। चाइना शुरू से उनकी मेंटालिटी जो है नेगेटिव है, शातिर है, वो अमेरिका को, इंडिया को, ये उनके मेन दो दुश्मन हैं। और रशिया के साथ उनकी फ्रेंडशिप ठीक है, लेकिन इंडिया और रशिया को ये दो मेन दुश्मन। और भारत को इंटरनल डेमोक्रेसी हमारी बहुत सी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि हमारी कंट्रीज में क्या होता है, जैसे अभी पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हमारे इंटरनल फोर्सेस क्वेश्चन करना शुरू हो गए जी कितने प्लेन्स गिरे, क्या लॉस हो। सो वी शुड बी यूनाइटेड एट दिस टाइम, दिस इज द राइट टाइम, होल इंडिया should be united with patriotism so that we can neutralize the nefarious designs of China towards India। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका को भी अपनी इकोनॉमी देखनी है, चाइना को भी अपनी इकोनॉमी देखनी है, हर एक को अपने अपने से मतलब है। बट वी आर ए सॉवरन नेशन, हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। अगर पूरे इंडियंस यूनाइटेड रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सीपैक या जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है हमें कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। हमें अब उनके खिलाफ जो भी अब नए ऑल्टरनेटिव रूट्स हम बना रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हमारी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री में, और सब कुछ ठीक होगा।
तो बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब के साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बिल्कुल ठीक है कि ये काफ़ी पिटफॉल्स हो चुके हैं और आने वाला, मुझे नहीं लगता, जो आपने कहा कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है, रिकवरी जो डेट्स की हैं, तो उस ले के बदले वो पुराना वाली बात है कि जो असेट्स होंगी जब वो उस पे, तो वहां पहुंचना भी है ना। देखिए ना, आपने कोई जैसे आपने श्रीलंका की वो बता दी एक बंदे का, वहां पहुंचने कौन देगा, वहां की जनता है, डेमोक्रेसी कंट्री है। नेपाल में आपने देखा विद्रोह है। तो मुझे नहीं लगता, जैसे जहाँ पे है आपका सी पैक वाला ग्वादर वाला है, तो ये तब ऑपरेटिव होंगे वहां की जो गवर्नमेंट है सक्सेसफुल होगी, जब सपोर्ट करेगी, जब वहां की जो लोग होंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री चाहे नेपाल है, कोई भी है, म्यांमार है, कुछ भी है, जहां जहां पे जैसे भूटान है, वहां पे उन्होंने एक बड़ी कोशिश की, एक में बात रह गई बीच में कि हमें एक्सचेंज में दे दो डोकलाम, जो डोकलाम प्लेट्यू जिसकी आपने बात की ना, कि हमें हाँ डोकलाम हमें प्लेट्यू हमें एक्सचेंज में दे दो, हम इसके बदले आपको अच्छी और देते हैं और पैसा भी देते हैं। लेकिन ये भूटान को पता है कि ये इसका जो है ये ट्रैप है, जैसे आपने कहा, जैसे उन्होंने तिब्बत को, आज दलाई लामा जो एक्साइल गवर्नमेंट है तिब्बत की यहाँ बैठी हुई है, जिस दिन, मैं एक बात कह दूं, जिस दिन तिब्बती उन्हें ऑटोनमस जो एरिया था एक टाइम पे, तिब्बत जिस दिन आजाद हो गया, उस दिन सारे जो वाले जो आप कन्फ्लिक्ट एक्सपेंशन जहां दूसरी बातें की हैं, चाइना उस दिन खत्म हो जाएगा। और ये सारे डिस्प्यूट जो इंडिया के साथ हैं, चाहे वो लद्दाख से शुरू कर लो और अरुणाचल प्रदेश तक चले जाओ, सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसको जब बफर एरिया आ जाएगा बीच में तिब्बत वाला, तो आई थिंक ऑल डिस्प्यूट जो है ये सारे खत्म हो जाएंगे। जो हमारे साथ वो ये बार बार करता है, और ये बर्न बेल्ट वर्ल्ड जो रोड है, तो आप होप करके जाइए, एक दिन कहा कि एक्साइल जो गवर्नमेंट जो तिब्बत की है, एक दिन वो वापस वहां पे जाए और आज़ादी हो, तिब्बत आज़ाद हो, और तिब्बत जो आज तक हिस्ट्री रही है वो इंडिया के साथ ही रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी है। तो लीजिए इजाज़त डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।